हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हमारा अगला भाग पत्र लेखन का। तो इस चरण में हम करेंगे औपचारिक पत्र लेखन। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र में हम अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, भाई बहन को पत्र लिखते हैं, ठीक है, जिसमें हम अपनी निजी भावनाएं भी व्यक्त करते हैं। लेकिन औपचारिक पत्र में हम ये जो पत्र होते हैं वो हम किसी शिक्षा भवन को या फिर विद्यालय को या फिर किसी और ऑफिसर वगैरह को लिखते हैं। वो औपचारिक पत्र होते हैं, यानी कि फॉर्मल लेटर्स। तो इनको लिखने का ढंग बहुत ही अलग होता है अनौपचारिक पत्रों के मुकाबले। तो आइए अब हम कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं, तो फिर हम इसको अच्छे से जान पाएंगे। तो पहला है, यहाँ पर विषय दिया हुआ कि विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर उनसे छात्रवृत्ति की प्रार्थना कीजिए। तो प्रार्थना पत्र तो आज तक हमने बहुत ही लिखे होंगे बच्चों, है ना। आप शुरू से ही बचपन से ही आपको सिखाया गया है कि प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं प्रधानाचार्य को मुख्य तौर पर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च विद्यालय, अपने विद्यालय का नाम और स्थान का नाम। इसके बाद एड्रेस लिखने के बाद हम लिखते हैं विषय, हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो हमारा विषय है छात्रवृत्ति के लिए आवेदन। तो औपचारिक पत्र को लिखने के लिए सबसे पहले एड्रेस, सब्जेक्ट, देन उसके बाद हम जिसको भी लिख रहे हैं उनको संबोधित कैसे करना है, महोदय या मान्यवर महोदय से, ठीक है। तो मान्यवर महोदय या सिर्फ आप महोदय भी लिख सकते हो। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं या 9वीं, आपकी जो भी कक्षा है उसका छात्र हूँ। मैं पढ़ाई में सदैव श्रेष्ठ रहा हूँ और पिछली कक्षा में भी मैंने विद्यालय भर में प्रथम अंक स्थान प्राप्त किया है या सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। मैंने भाषण प्रतियोगिता तथा नाटक में विद्यालय के लिए अनेक पुरस्कार जीते हैं। मैं योग साधना प्रभाग का छात्र प्रभारी भी हूँ। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब बातें क्यों लिखी गई हैं। तो बच्चों, छात्रवृत्ति अगर प्राप्त करनी है आपने, तो छात्रवृत्ति उसी बच्चे को मिलती है, यानी कि स्कॉलरशिप उसी बच्चे को मिलती है जिसके एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है वो अच्छी होती है, यानी कि उसके मार्क्स अच्छे होते हैं, अच्छा बिहेवियर होता है उसका स्कूल में। तो इसीलिए इस जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले छात्र अपने जो उसकी अचीवमेंट्स हैं, जो उसकी उपलब्धियाँ हैं, उसके बारे में लिखेगा, ठीक है। जैसे इसमें लिखा गया है कि मैंने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए या मैं कक्षा में प्रथम आया और मैं भाषण प्रतियोगिता, नाटक, जितने भी उसने प्रतियोगिताओं में भाग लिया उसमें भी उसने पुरस्कार जीते हैं और वो योग साधना प्रभाग का छात्र प्रभारी भी है। इसके बाद उसने लिखा है, ये उसने अपनी पहले उपलब्धियां लिख दी ताकि जिसको भी हम लिख रहे हैं उसको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये किसके आगे क्या लिखने वाला है, ठीक है। उसके बाद महोदय, मेरे पिता की छतरपुर की विनाशक रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आपने कारण लिखना है कि आपको छात्रवृत्ति क्यों चाहिए। उनके बाद घर में आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं रहा। मेरे माताजी सहकारी गोदाम में छटाई का काम करती है और उनकी आय बहुत ही कम है। घर में मेरी एक छोटी बहन व बूढ़ी दादी जी हैं। मैंने कल ही सूचना पट पर लगी ये सूचना पढ़ी कि आप योग्य एवं ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे रहे हैं। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मेरी योग्यता तथा आवश्यकता की गंभीरता को देखते हुए मुझे छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। इस उपकार के लिए मैं आपका आजीवन आभारी रहूँगा। धन्यवाद। हमेशा जब भी औपचारिक पत्र लिखते हैं आपने धन्यवाद लिखना है। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम और अंत में दिनांक, ठीक है। कोई भी औपचारिक पत्र लिखने से पहले जब हम उसकी शुरुआत करते हैं तो संबोधन से कि सेवा में जिसको भी हम पत्र लिख रहे हैं, और अंत में हम धन्यवाद के साथ अपना नाम लिखकर दिनांक भी ज़रूर लिखते हैं, ठीक है बच्चों। ये तो बहुत ही आसान सी एक प्रार्थना पत्र था छात्रवृत्ति के लिए। अब हम एक और उदाहरण पढ़ लेते हैं जिससे आपको और भी अच्छी तरह से औपचारिक पत्रों को लिखने का ढंग का पता चलेगा। तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक औपचारिक पत्र है जो कि हम कर रहे हैं। इसका विषय है कि आपके बैंक की चेकबुक कहीं खो गई है और अपने बैंक के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर इसकी सूचना दीजिए।
तो बच्चों ये तो बहुत आम सी बात है, निजी जीवन में भी हमारी ये ऐसा हो जाता है कि आपकी अगर कुछ चीज़ खो जाए तो फिर आपको उससे संबंधित एप्लीकेशन देनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये, कि आपकी बैंक की चेकबुक कहीं खो गई है, तो इससे संबंधित आप पत्र कैसे लिखेंगे और किसको लिखेंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले सेवा में, जो कि औपचारिक पत्र का एक सबके पहला नियम है कि सेवा में जिसको आप लिख रहे हैं पत्र, उससे संबंधित एड्रेस, फिर विषय, फिर उसको संबोधित करते हुए महोदय या श्रीमान जी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कि सेवा में महाप्रबंधक महोदय, ठीक है। किसको लिखना है पत्र? अच्छा बच्चे, जब भी आपको कोई पत्र लेखन आए तो उस पत्र लेखन को जो आपका विषय होता है उसको पहले अच्छे से ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपके बैंक की चेकबुक हो गई है, विषय है कि चेकबुक हो गई है, और आपने पत्र किसको लिखना है वो भी आपको दिया गया है कि अपने बैंक के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर इसकी सूचना दीजिए। तो जब भी कोई पत्र लेखन का विषय आपको मिलता है तो उसको पहले अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि उसी के बीच में लिखा होता है कि आपने पत्र किसको लिखना है। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो और आप सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़कर ही अपना पत्र लेखन शुरू कर देते हो और आपको पता ही नहीं होता कि आपने पत्र किसको लिखना है, तो उसकी जगह आप कुछ भी लिख देते हो। तो ऐसा नहीं करना। जब भी आपको पत्र लेखन के लिए दिया जाए तो उसमें आपको दिया गया होता है कि आपने पत्र किसको लिखना है, ठीक है। तो अब हमने लिखना है महाप्रबंधक को। तो महाप्रबंधक महोदय, पंजाब नेशनल बैंक, नेहरू गार्डन रोड, होशियारपुर। तो आप एड्रेस, अब खुद का भी एड्रेस जहाँ पर आप रहते हो वहाँ का भी लिख सकते हो। तो विषय है चेकबुक खो जाने संबंधी सूचना, सब्जेक्ट है हमारा। आगे है श्रीमान जी। तो औपचारिक पत्र की शुरुआत संबोधन कैसे करना है, श्रीमान जी से, महोदय, श्रीमान जी, मान्यवर, ठीक है। तो विनम्र निवेदन यह है, पहली लाइन की शुरुआत ही इससे करनी है। विनम्र निवेदन यह है, ठीक है, कि मैं आपके बैंक का खाता धारक हूँ, मेरी खाता संख्या इतनी है, मैंने आपके बैंक से एक 20 पन्नों की चेकबुक भी ले रखी थी जिसमें से अभी तक केवल 2 चेक काटे गए थे। कल मुझे बिजली बोर्ड में बिल की अदायगी के लिए चेक काटने की आवश्यकता पड़ी तो मेरी चेकबुक कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने उन सभी स्थानों पर जांच पड़ताल कर ली है जहां जहां चेकबुक रखे जाने की संभावना थी, कहीं पर भी ना मिल पाने पर मैं चिंतित हो उठा हूँ और तुरंत विचार आया कि सर्वप्रथम आपको सूचित किया जाए। श्रीमान जी, खोई हुई चेक में जो चेक अभी शेष बचे थे उनकी क्रम संख्या इतनी है, ठीक है, तक है। कृपया इस संख्या के किसी भी चेक का भुगतान तुरंत रोक देने के निर्देश देकर कृतार्थ करें और मुझे उपयोग के लिए एक नई चेकबुक प्रदान की जाए। आपका अत्यंत आभारी रहूँगा। तो बच्चों ये भी जानकारी देखो कि उसको पता है कि उसने चेक कौन से लिए हुए थे, उसका चेक नंबर क्या था। तो कभी भी ये बहुत ही ज़रूरी बात है, नॉर्मल सी बात है कि अगर आप कभी भी किसी को चेक दे रहे हो, ठीक है, तो आप उसके नंबर्स आपके पास होने चाहिए। उसकी कोई फ़ोटो, आजकल मोबाइल से यूज़ करते तो उसकी एक फ़ोटो क्लिक करके रखो कि आपने किसको चेक दिया है, ठीक है, एज अ प्रूफ। आजकल जो भी काम करो प्रूफ के साथ करो, ठीक है, सावधानी के साथ करो। तो इसमें ये थी प्रार्थना उसकी कि भुगतान तुरंत रोक देने के निर्देश देकर कृतार्थ करें और मुझे उपयोग के लिए एक नई चेकबुक प्रदान करें। आपका अत्यंत आभारी रहूँगा। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो अंत में आप ये भी लिख सकते हैं कि आपका अत्यंत आभारी रहूँगा, धन्यवाद, ठीक है, भवदीय डैश डैश अपना नाम, ठीक है। अब वहाँ पर क्या था, जो पहले हमने पत्र पढ़ा उसमें आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, यानी कि स्कूल को लिख रहे हैं, तो आप स्कूल में क्या है, एक स्टूडेंट है, ठीक है, वहाँ पर आप छात्र लिख सकते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य या छात्र। अब यहाँ पर क्या है, भवदीय आप लिखेंगे क्योंकि आप किसी स्कूल में नहीं पढ़ रहे। अपना नाम, फिर उसके बाद अपना एड्रेस, सेवा सदन, कॉलोनी, होशियारपुर, दिनांक इतना, ठीक है। इस एड्रेस की चॉइस होती है, आप वैसे आपको लिखना चाहिए क्योंकि औपचारिक पत्र में एड्रेस हमेशा लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो अपने नाम के बाद अपना एड्रेस लिखना है आपने और फिर दिनांक लिखनी है। तो बच्चों ये थे 2 पत्र जो कि आज हमने पढ़े अभ्यास के लिए। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रधानाचार्य को पत्र आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। और एक बात और कि औपचारिक जो पत्र होते हैं
उनकी लेंथ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए और ज़्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए। अब जैसे आप इसकी देख सकते हो, ज़्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ 6-7 लाइनों में अपनी बात ख़त्म की हुई है। तो इसी तरह, लेकिन अगर आपको अनौपचारिक पत्र लिखना है आपने, तो अनौपचारिक पत्र आप थोड़ा लंबा लिखते हो क्योंकि वो लेटर होता है, उसमें आप अपनी निजी भावनाएं, इधर उधर की बातें भी लिखते हो, तो वो थोड़े से छोटा सा लेटर नहीं लिख सकते आप, ठीक है। एप्लीकेशन छोटी लिख सकते हो लेकिन लेटर को आप छोटा नहीं लिख सकते। तो इसीलिए औपचारिक पत्र आपने ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाना और अनौपचारिक पत्र आपने ज़्यादा छोटा नहीं लेके जाना, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि अनौपचारिक पत्र में जब हम किसी को पत्र लिखते हैं, ठीक है, तो वो संबोधन कैसे करते हैं। अगर आप किसी बड़े को लिख रहे हैं अनौपचारिक में तो पूजनीय, माननीय, आदरणीय। बराबर वाले को लिख रहे हो तो प्रिय मित्र, प्रिय बहन, प्रियवर या बंधुवर। अपने से छोटे को लिख रहे हैं तो प्रिय, ठीक है, मेरी प्यारे बेटियां। वो किसी, अगर कोई बड़ा लिख रहा है किसी छोटे बच्चे को। और औपचारिक पत्र में हमेशा प्रधानाचार्य या अध्यक्ष हो या अधिकारी हो या कोई भी महोदय या पुस्तक विक्रेता, प्रकाशक हो, उसको कैसे संबोधन करना है, महोदय से। महोदय सविनय निवेदन ये है कि ठीक है, श्रीमान जी या मान्यवर या माननीय, आदरणीय। उसके बाद अभिवादन में, औपचारिक पत्र में हमें अभिवादन लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ना नमस्ते ना कुछ भी, सीधा हम अपना बात पर आते हैं। लेकिन जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उसमें हम अभिवादन जरूर करते हैं। अगर अपने बड़े को लिख रहे हो तो चरण स्पर्श, छोटे को लिख रहे हो तो चिरंजीवी या आशीर्वाद या प्रसन्न रहो। अगर अपने बराबर वाले को लिख रहे हो तो सप्रेम नमस्ते। उसी तरह समापन कैसे करना है आपने, औपचारिक पत्र में आपने समापन भवदीय, विनीत, आपका आज्ञाकारी, प्रार्थी, ठीक है। जैसे हमने आज औपचारिक पत्र जो पढ़ा है उसमें आप भवदीय लिखा हुआ था, तो भवदीय की जगह प्रार्थी भी लिख सकते हैं क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हो उनको दूसरी चेकबुक देने की, ठीक है। और अनौपचारिक पत्र में बड़े को लिख रहे हो तो आपका आज्ञाकारी पुत्र, ठीक है, तुम्हारा मित्र। अगर अपने बराबर वाले को लिख रहे हो, जिसको भी लिख रहे हो, तुम्हारा भाई, प्रिय भाई या तुम्हारी प्रिय बहन। और अगर अपने छोटे से लिख रहे हो तो तुम्हारा हितैषी, शुभेच्छु, या शुभेच्छु के अलावा आप शुभ चिंतक भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे आज का पत्र लेखन। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपकी किताब में बहुत सारे और भी उदाहरण दिए गए हैं, तो इन उदाहरणों को आप एक एक करके पढ़ो, इनको अच्छे से पढ़ो और इनको लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारा आज का भाग व्याकरण का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।